नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर बाय जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो अपने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया। संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला प्रयास था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला प्रयास कौन सा था? वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारे संविधान के संदर्भ में 13 दिसंबर 1946 की तारीख निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? तो किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कैबिनेट मिशन योजना के लिए जानी जाती है, या संविधान सभा की स्थापना के लिए जानी जाती है, या संविधान सभा की पहली बैठक के लिए जानी जाती है, या उद्देश्य प्रस्ताव के मामले में जानी जाती है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यह अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, इसलिए 13 दिसंबर 1946 की तारीख इम्पोर्टेंट है। तो अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो एक्यूरेट समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये लगभग 3 वर्ष लगे थे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति का सही कार्य है? जो लोक लेखा समिति है उसका सही कार्य कौन सा है? इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये भारत के राष्ट्रपति के अधीन काम करता है और विभिन्न मंत्रालयों के लिए खाता बनाता है, या ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन काम करता है और लेखा तैयार करता है। सी ऑप्शन है, ये एक संसदीय समिति है जो सरकार के गैर योजना व्यय पर रिपोर्ट देती है। ऑप्शन डी है, ये एक संसदीय समिति है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक संसदीय समिति है जो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। इसमें 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य हैं जो राज्यसभा से चुनकर आते हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? ये अनुसूचित क्षेत्र कौन सी सूची में आता है? ये आता है 5वीं अनुसूची में। कौन सी में? ये आता है 5वीं अनुसूची में आता है अनुसूचित क्षेत्र। कौन सी में आता है? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, और इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, या फिर एक राज्य की विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। संसद है जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति इसके पास है। अगला सवाल देखते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो कौन सा अधिनियम है जो द्वैध शासन को समाप्त कर इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो मैंने पहले भी बता दिया था ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 46वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो इनमें से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता, बाकी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, उपराष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इनमें से कौन सी योग्यता उपराष्ट्रपति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है कि उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, या फिर उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ऑप्शन सी है उसे लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन डी है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसे कोई लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों योग्यता उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वह योग्यता उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य हो या ना हो। तो अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, और ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए 35 वर्ष का होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है वो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, संविधान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट कहाँ घोषित की है? जो संविधान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट कहाँ घोषित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में घोषित की है संविधान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अगला सवाल देखते हैं, 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन किए गए? तो इस संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? इसमें आर्टिकल 31B जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? आर्टिकल 31B जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के तहत। ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये पहला संविधान संशोधन था जो 1951 में हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 31B जोड़ा गया था, और इसके तहत ही 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, और जो 10वीं अनुसूची है उसे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? उसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? उसे 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1953 में, और ये फजल अली आयोग के द्वारा। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओस्टवाल्ड प्रक्रिया का उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओस्टवाल्ड प्रक्रिया का उपयोग करके तैयार किया जाता है? इनमें से कौन सा यौगिक है जो ओस्टवाल्ड प्रक्रिया का उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला सवाल देखते हैं अपन, इनमें से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? तो इनमें से कार्बन का यौगिक कौन सा नहीं है? जो एसिटिक एसिड है, या फिर क्लोरोफॉर्म है, या मेथेन है, या फिर कास्टिक सोडा है।
तो एसिटिक एसिड है, ये भी कार्बन का यौगिक है। क्लोरोफॉर्म, ये भी कार्बन का यौगिक है। और जो मीथेन है CH4, ये भी कार्बन का यौगिक है। जबकि कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा है ये किसका यौगिक है? ये एक सोडियम का यौगिक है। किसका यौगिक है? ये सोडियम का यौगिक है, ये एक कार्बन का यौगिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि हम 1 किलो लोहा लें और उसमें जंग लगने दें और कोई भी जंग न गिरे तो कुल वजन होगा। जब लोहा पर जंग लग जाता है तो उसका वजन, मान लो 1 किलो की लोहे की छड़ है, अगर उस पर जंग लग जाए तो उसका भार हो जाएगा 1 किलो से कम, 1 किलो से अधिक, 1 किलो से अधिक, या फिर 1 किलो के बराबर, या 1 किलो से अधिक या कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको पता है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है तो 1 किलो से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? ये संसारण अभिक्रिया। कौन सी? संसारण अभिक्रिया। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। टंडल प्रभाव क्या है? ये टंडल प्रभाव है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है एक कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होने के कारण। एक कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है तो उसे क्या कहते हैं? टंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? वो होती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के अंदर नमक और अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड क्या होती है? ये उड़ जाती है, जबकि नमक शेष रह जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा अमोनियम क्लोराइड और नमक को अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी GST मॉडल डिजाइन करने वाली पहली समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किस GST मॉडल डिजाइन करने वाली पहली समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो कौन सी समिति थी? वह थी विजय केलकर समिति। ठीक है, विजय केलकर समिति। और ये GST है कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई थी? 101वां संविधान संशोधन है ना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहास धारा है वो किस महासागर में बनती है? इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या फिर अन्य? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हिंद महासागर है इसमें कौन सी धारा बनती है? अगुलहास धारा बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड कहलाता है, तो किसका बना होता है? तो बना होता है, याद रखना, नीफे। कौन सा? नीफे। निकिल और फेरस, निकिल और फेरस मतलब निकेल और लोहे का बना होता है क्रोड भाग पृथ्वी का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका मैग्नीज के उत्पादन में ये क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है? जो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का है दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? वह है रूसी संघ का पहला स्थान है मैग्नीज उत्पादन में, जबकि दूसरा स्थान किसका है? भारत का है दूसरा स्थान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है? वह है अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है, जबकि टोक्यो जापान की राजधानी है। और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया था कब? 6 अगस्त को बम गिराया था किस पर? नागासाकी पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी?
तो भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक इस संस्था की स्थापना किसने की थी? वह की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? ये दिया था आर्य समाज ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, और कब की थी? 1875 में की थी, याद रखना। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह नर्मदा नदी है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों ये है अपने इम्पोर्टेंट 29 क्वेश्चन है। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना प्लीज़। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।